इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि एक कर्व्ड सरफेस के दोनों तरफ जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कितना होता है। इस प्रेशर डिफरेंस को हम एक्सेस प्रेशर भी कहते हैं। इससे पहले भी हमने एक कर्व्ड सरफेस के दोनों तरफ का जो प्रेशर डिफरेंस है इसे पता लगाया था और हमने देखा था कि ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ये प्रेशर डिफरेंस ये बराबर होता है 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिस स्फीयर को हम कर्व्ड सरफेस की तरह ट्रीट कर रहे थे। यह इक्वेशन उसके लिए जब किसी लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल किसी लिक्विड के अंदर हो तब का। लेकिन अगर उस कर्व्ड सरफेस का दो सरफेसेस हो, जैसे कि एक सोप बबल में अर्थात एक साबुन का बुलबुला में दिखता है, तब यही एक्सेस प्रेशर हो जाता है 4 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर। यहां पर ये जो आर है ये रेडियस होता है उस स्फीयर का। पर तब क्या, जब ये कर्व्ड सरफेस एक स्फीयर ना हो, जैसा इस केस में देखिए ये बलून ये एक स्फीयर नहीं है, तब हम इस एक्सेस प्रेशर को कैसे इवैल्यूएट करें, क्योंकि उस समय इसका कोई डेफिनेट रेडियस नहीं होगा क्योंकि ये तो स्फीयर नहीं है। तो इसमें देखिए ये बलून ये एक स्फीयर नहीं है, इसमें हमने छोटा सा सरफेस कंसीडर किया। ये इस बलून को हमने और फुलाया और बड़ा किया तो ये बड़ा हो जाएगा। ये जो सरफेस है, जिस सरफेस को हमने कंसीडर किया था, ये सरफेस भी अब बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों सरफेसेस को अर्थात बड़ा होने से पहले और बड़ा होने के बाद इन दोनों सरफेसेस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बलून अगर और बड़ा हो तो ये जो सरफेस है ये सरफेस थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये जो सरफेस है ये बढ़ने के बाद का सरफेस है और ये जो सरफेस है ये बढ़ने से पहले का सरफेस है। तो हमने माना बढ़ने से पहले ये जो सरफेस था ये था ए बी सी डी और बढ़ने के बाद यही बन गया ए डैश्ड बी डैश्ड सी डैश्ड और डी डैश्ड। अब देखिए यहां आपको जो कर्व लाइन दिख रहा है ये ए बी, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये बी सी इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये रहे वो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, जैसे कि ये ओ ये हो गया ए बी का सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ओ डैश्ड यहां रहा ओ डैश्ड, ये पॉइंट ये हो गया बी सी का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये ए बी सी डी एक बहुत छोटा सरफेस हो तो यहां पर हम ए बी को एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमने यहां पर कंसीडर किया ये जो ए बी है इसका जो लेंथ है ये है x और ये जो बी सी है इसका लेंथ है y और ये जो शिफ्ट करेगा ये जो एरिया है ए बी सी डी ये जो शिफ्ट करके ए डैश्ड बी डैश्ड सी डैश्ड डी डैश्ड में पहुंचा, यहां पर ये जो शिफ्ट किया बाहर की तरफ, ये जो शिफ्टिंग है ये बहुत ही कम शिफ्टिंग है और ये है डी जेड। तो फिर हम कहेंगे बी बी डैश्ड ये बराबर होगा डी जेड के। और चूंकि ये एनलार्ज हो रहा ये सरफेस तो ए बी से ए डैश्ड बी डैश्ड थोड़ा बड़ा होगा। तो ए डैश्ड बी डैश्ड ए बी से कितना बड़ा है, हमने माना बहुत ही कम इंक्रीमेंट हुआ और वो इंक्रीमेंट है डी एक्स। तो ए डैश्ड बी डैश्ड ये बराबर होगा ए बी से डी एक्स ज्यादा अर्थात एक्स से डी एक्स ज्यादा। उसी तरह से हम कहेंगे बी डैश्ड सी डैश्ड, इसमें भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ बी सी से, तो ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा डी वाई। अब देखते हैं दोनों सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस है। जैसे ही सरफेस एरिया में हम डिफरेंस पता कर लेंगे, हम यह पता कर सकते हैं कि हमने इस सरफेस एरिया को इतना बढ़ाने में कितना काम किया अर्थात वर्क डन कितना हुआ। हम उसे सरफेस टेंशन के साथ इंटररिलेट कर सकते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन बराबर होता है सरफेस का, फ्री सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया के, जिसे हम सरफेस एनर्जी भी कहते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें इंटररिलेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंक्रीमेंट इन एरिया कितना हुआ। सबसे पहले देखें एरिया जो है ए बी सी डी का ये कितना होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ये होगा
अगर हम ए बी को एक स्ट्रेट लाइन और बी सी को एक स्ट्रेट लाइन ट्रीट करें तो ये होगा x इंटू वाई। अब देखें एरिया ऑफ ए डैश्ड बी डैश्ड सी डैश्ड डी डैश्ड, अर्थात बढ़ने के बाद ये जो कर्व सरफेस बना इसका एरिया ये होगा x प्लस डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई। इवेल्युएट करें तो आप पाएंगे ये बराबर होगा एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स डी वाई। यहां पर ये जो डी एक्स डी वाई टर्म है ये बहुत छोटा होगा, ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। बाकी के साथ अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, क्योंकि डी एक्स भी एक बहुत छोटा टर्म है और डी वाई भी एक बहुत छोटा टर्म है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो फिर इंक्रीमेंट इन एरिया जो होगा, इंक्रीज इन एरिया, ये किसके बराबर होगा? देखें, इंक्रीमेंट इन एरिया अर्थात ए बी सी डी का जो एरिया है उससे कितना बड़ा होगा? ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इसका एरिया। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें क्या करना होगा? इस टर्म के साथ इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप पाएंगे इंक्रीमेंट इन एरिया ये है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो फिर देखिए पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना होगा? सो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी ये होगा सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी जिसे आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीमेंट इन एरिया। सो इंक्रीमेंट इन एरिया को डेल्टा ए से अगर हम डिनोट करें तो यहां हम कहेंगे मल्टीप्लाइड विद डेल्टा ए। यहां सरफेस एनर्जी जो कि है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये सरफेस टेंशन के बराबर होता है। तो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी ये होगा सरफेस टेंशन इनटू द इंक्रीमेंट इन एरिया। इस इंक्रीमेंट इन एरिया को हम कह सकते हैं ये टर्म अर्थात एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। और यहां पर देखिए ये क्या है? ये है इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी इस सरफेस का कितना बढ़ा, ये उतना ही बढ़ेगा जितना कि हम काम करेंगे। सो ये टर्म बराबर होगा वर्क डन के, हमने कितना काम किया। सो वर्क डन इज इक्वल टू दिस टर्म। अब देखें कि अगर यहां पर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा था इस सरफेस में, एक बाहर की तरफ, यहां पर बाहर की तरफ अगर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा था जो कि मान ले ये है PO प्रेशर आउटवर्ड्स, और बाहर से एक अंदर की तरफ प्रेशर एक्ट कर रहा था PI प्रेशर इनवर्ड्स, तो जो एक्सेस प्रेशर जिसके कारण ये सरफेस बड़ा होके ये सरफेस बना, तो वो एक्सेस प्रेशर, इसे अगर हम P से डिनोट करें, P ये है एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, तो ये P बराबर होगा PO माइनस PI के, और यही एक्सेस प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होगा इस सरफेस के इंक्रीमेंट के लिए। तो फिर देखिए ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस सरफेस पे, और उस फोर्स के कारण ये सरफेस जो dz डिस्टेंस ये डिस्प्लेस कर गया, इसके कारण एक वर्क डन होगा जो कि इस वर्क डन के बराबर होगा। तो देखिए इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा वो फोर्स कितना होगा? तो ये जो फोर्स अप्लाई होगा ये फोर्स बराबर होगा एक्सेस प्रेशर जो कि इस सरफेस में एक्ट कर रहा है इनटू उस सरफेस का एरिया। सो एक्सेस प्रेशर इनटू उस सरफेस का एरिया जो कि है एक्स वाई। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे वर्क डन, वर्क डन ये बराबर हो जाएगा फोर्स जो कि है P इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है? डिस्प्लेसमेंट है dz। तो हमने कहा ये रहा इक्वेशन 1 और ये बन गया इक्वेशन 2। तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को इंटर रिलेट करते हुए हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है
ये इस टर्म के बराबर है। सो P इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू T अर्थात सरफेस टेंशन इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। चलिए ये बन गया इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे कि ये dy और dx इसे हम इंटर रिलेट करेंगे। ये जो कर्व है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसके साथ। तो देखिए इस कर्व का और इस कर्व का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये चूंकि एक ही पॉइंट में नहीं है, ऐसा ही होगा ना अगर ये स्फेरिकल सरफेस ना हुआ तो उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे वो सेंटर एक ही पॉइंट में कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर कर जाते हैं वो तो स्फेयर बन जाएगा। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट में नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो दोनों का रेडियस भी अलग अलग होगा। तो इसके लिए हमने माना रेडियस जो है ए बी कर्व के लिए ये है R1 और BC कर्व के लिए ये जो रेडियस है ये है R2। तो हम क्या करेंगे अब dx और dy को इंटर रिलेट करेंगे R1 और R2 के साथ। देखा अगर ये सरफेस ABCD बहुत छोटा हो और AB का लेंथ बहुत कम हो तो इसे हम स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो AB को भी स्ट्रेट लाइन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं और A डैश B डैश को भी स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं ABO, ये जो है ABO ये एक ट्राइंगल है अगर हम AB को कर्व ना मान के एक स्ट्रेट लाइन माने। उसी तरह से अगर हम यहां पर ज्वाइन कर देते हैं A डैश को तो ये OA डैश ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और उसी तरह से हम ज्वाइन कर देते हैं C डैश को। तो ये सरफेस बड़ा होने के बावजूद इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है BC का और B डैश C डैश का ये एक ही जगह पे होगा O डैश में, और AB और A डैश B डैश का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो O पे होगा इस पॉइंट पे। तो फिर देखिए इन ट्राइंगल ABO एंड A डैश B डैश O, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कंपेयर करें, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A डैश B डैश O, सबसे पहले तो देखें ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे क्योंकि एक ही ट्राइंगल को हम एनलार्ज कर रहे हैं। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि A डैश B डैश डिवाइडेड बाय O B डैश, सो A डैश B डैश डिवाइडेड बाय O B डैश ये बराबर होगा AB डिवाइडेड बाय BO के। सो ये बराबर हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय BO के, और यही रेशियो बराबर हो जाएगा A डैश B डैश माइनस AB डिवाइडेड बाय O B डैश माइनस OB के। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे कि यहां से देखिए A डैश B डैश डिवाइडेड बाय O B डैश, A डैश B डैश होगा क्या, ये A डैश B डैश होगा x प्लस dx, सो x प्लस dx डिवाइडेड बाय OB डैश, OB डैश होगा R1 प्लस dz। देखिए OB ये तो होगा R1, ये R1, और यहां BB डैश ये dz के बराबर है। तो OB डैश, O से लेके B डैश तक ये होगा R1 प्लस dz। सो यहां मैं थोड़ा इसे ठीक से लिख लेता हूं, dz ये बराबर होगा AB डिवाइडेड बाय BO के। तो AB x के बराबर है और BO ये R1 के बराबर है, जो कि बराबर होगा इस टर्म के। सो A डैश B डैश माइनस AB अर्थात ये माइनस ये, तो ये बन गया dx डिवाइडेड बाय ये टर्म माइनस ये टर्म, तो ये बन गया dz के। सो इन दोनों को इंटर रिलेट करते हुए हम इससे आगे कह सकते हैं कि dx इज इक्वल टू x इंटू dz डिवाइडेड बाय R1। सो x इंटू dz
डिवाइडेड बाय R1। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम dy को भी इंटररिलेट कर सकते हैं R2 के साथ, जबकि dy ये होगा y dz डिवाइडेड बाय R2। ये हो गया इक्वेशन 4 और ये हो गया इक्वेशन 5। अब देखिए इक्वेशन 3 में अगर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हम dx और dy का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पर dy और यहां पर dx का वैल्यू, तो फिर देखिए क्या बनेगा। यही इक्वेशन 3 बनेगा। नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, ये क्या बन जाता है देखे, px y dz इज इक्वल टू t सरफेस टेंशन इंटू x इंटू dy, dy की जगह हम ये टर्म यूज करेंगे y इंटू dz डिवाइडेड बाय R2 प्लस y dx, तो y इंटू dx की जगह हम ये टर्म यूज करेंगे x dz डिवाइडेड बाय R1। सो एक्स वाई डी जेड देखिए यहां से कॉमन आउट हो जाएगा। सो इसी को हम कहेंगे P इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डी जेड इज इक्वल टू T इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डी जेड इंटू 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। अब देखिए यहां पर इक्वेशन के दोनों साइड से एक्स वाई डी जेड ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचा हुआ रहेगा P जो कि है एक्सेस प्रेशर, ये बराबर होगा सरफेस टेंशन इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 के। अब हम कुछ स्पेशल केसेस कंसीडर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले जब सेंटर ऑफ कर्वेचर AB और BC का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ AB और BC ये दोनों ऑपोजिट साइड में हो। ऑपोजिट साइड कैसे, मान लो ये रहा AB और ये DC, जबकि BC कुछ ऐसा हो और DA कुछ ऐसा हो, तो ये जो कर्वेचर है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये जो कर्वेचर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर होगा। तो दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑपोजिट साइड में हो तो उस केस में एक्सेस प्रेशर जो होता है ये बराबर होगा T इंटू 1 ओवर R1 और 1 ओवर R2 का जो डिफरेंस है इसके, क्योंकि अगर R1 को आप पॉजिटिव माने तो R2 को आपको नेगेटिव मानना होगा और R2 को अगर पॉजिटिव माने तो R1 को नेगेटिव मानना होगा। तो दोनों ही केस में ये जो टर्म है ये टर्म बन जाएगा इस टर्म का और इस टर्म का डिफरेंस के बराबर। अब एक और केस कंसीडर करते हैं कि जब ये जो सरफेस है ये सरफेस इसका दो फ्री सरफेसेस हो, टू फ्री सरफेसेस। ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है, ऐसे हमें सोप फिल्म में देखने को मिलता है, साबुन के बुलबुले में, सोप बबल में, तो हम यहां लिखेंगे सोप फिल्म। सो इस केस में देखिए चूंकि दो सरफेसेस है तो यही इक्वेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू 2 इंटू T इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, तो यही बन जाएगा P इज इक्वल टू 2 इंटू T, क्योंकि दो सरफेस एक्ट कर रहे हैं यहां पर, इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अब देखिए एक ऐसा कर्व्ड सरफेस सोप फिल्म का, ऑब्वियसली बात है उसका दो फ्री सरफेस होंगे, उस सरफेस का एक जो कर्वेचर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक साइड में है और दूसरा जो कर्व है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑपोजिट साइड में हो, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है यहां पर हमें प्लस न लिख के डिफरेंस लिखना होगा इन दोनों का।
अब अगले केस में चलते हैं। यह है कि जब जो सरफेस हमने कंसीडर किया वो सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट हो। सो फॉर स्फेयर या स्फेरिकल सरफेस, इस केस में क्या स्पेशलिटी है कि ये जो R1 और R2 है ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर ये बराबर होगा, यहां अगर R1 और R2 बराबर हो जाए सो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। हमने एक कॉमन सा टर्म यूज कर लिया R1 और R2 के लिए, वो है R। तो हम R1 और R2 की जगह R अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हम पाएंगे ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू T डिवाइडेड बाई R। ये कब होगा? जब ये सरफेस स्फेरिकल तो हो लेकिन इसका जो फ्री सरफेस हो ये वन फ्री सरफेस हो, एक ही फ्री सरफेस हो। जैसा कि हमें किसी लिक्विड ड्रॉप में या एयर बबल जब किसी लिक्विड के अंदर हो तब दिखता है। वहीं अगर सरफेस स्फेरिकल हो, फॉर स्फेरिकल सरफेस, और उसके दो फ्री सरफेसेस हो, टू फ्री सरफेसेस, इस केस में हम कहेंगे ये जो एक्सेस प्रेशर है ऑब्वियस सी बात है ये इसका डबल हो जाएगा। सो 4 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस। अब देखें पांचवा स्पेशल केस। यहां पर हम जो सरफेस कंसीडर करेंगे ये सरफेस ये होगा सिलेंड्रिकल सरफेस। तो सिलेंड्रिकल सरफेस में स्पेशलिटी क्या है कि ये मान ले एक सिलेंडर है और हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे। मान ले कि हम सरफेस जो कंसीडर कर रहे हैं वो सरफेस है ये सरफेस, ये कुछ ऐसा। तो देखिए ये जो कर्व्ड लाइन है इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि ये हो गया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर है R। पर ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफिनिट डिस्टेंस दूर होगा। तो इसे अगर आप आगे बढ़ाएं और इसे भी अगर आप आगे बढ़ाएं आप पाएंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे, ये दोनों होंगे पैरेलल लाइंस। तो फिर इस केस में ये जो दूसरा लाइन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इंफिनिटी। तो इस केस में प्रेशर जो कि था T इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 यही रिड्यूस होके बन जाएगा T इंटू 1 ओवर R प्लस 1 ओवर इंफिनिटी। तो यहां पर हमने 2T की जगह T यूज किया, अर्थात हम मान रहे हैं ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये सरफेस इसका एक फ्री सरफेस है। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे कि ये जो एक्सेस प्रेशर है ये एक्सेस प्रेशर बराबर होगा T डिवाइडेड बाय R के, क्योंकि 1 ओवर इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये सिलेंड्रिकल सरफेस हुआ, ये सरफेस जो है ये सिलेंड्रिकल तो है लेकिन इसका फ्री सरफेस ये दो फ्री सरफेसेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो प्रेशर होगा इस टर्म का डबल हो जाएगा। तो इस केस में प्रेशर इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाय R।